हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं हमारे चैनल मास्टर सोशल साइंस के साथ। और आज हम कवर करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। हम इस सीरीज़ में कुछ ऐसे चैप्टर्स कवर करेंगे जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे 90 प्लस स्कोर करने में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया बाइफरकेटेड है मेनली 4 टॉपिक्स में, जिसमें से पहला है हमारे पास द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन। दूसरा है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। तीसरा सिविल डिसोबीडियंस। एंड द फोर्थ वन इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। हालांकि उसी के साथ हमारे पास सब टॉपिक्स भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला सब टॉपिक है वो है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। 1915 में गांधी जी ट्रैवल करते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। हालांकि इस समय तक भी वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो जारी थी। वर्ल्ड वॉर वन शुरू होती है 1914 में और एंड होती है 1918 में। इस समय इंडिया के पास क्रॉप फेलियर और शॉर्टेज ऑफ फूड जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं थी। लेकिन जैसे ही गांधी जी आते हैं, यहाँ पर वो अपना मेथड इस्तेमाल करते हैं सत्याग्रह का। सत्याग्रह का मतलब है ट्रुथ को यूज़ करना विदाउट वायलेंस। हालांकि सत्याग्रह वो पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और इंडिया में आकर हम देखते हैं कि उनके मेन 3 मूवमेंट्स होते हैं सत्याग्रह को लेकर, जिसमें से पहला है चंपारण बिहार का, दूसरा है खेड़ा गुजरात का और तीसरा है अहमदाबाद गुजरात का। इसी सीक्वेंस में हम आगे देखते हैं। जैसे ही गांधी जी अपने सत्याग्रह को लेकर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार है वो कुछ एक्ट लेकर आती है। जैसे कि पहला एक्ट है द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। रॉलेट एक्ट इनॉर्मस पावर देता है ब्रिटिश सरकार को कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल तक के लिए जेल में बंद कर सकती थी विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल। यानी कि अब आप कैदियों को बंद तो कर सकेंगे, लेकिन उनकी ज़मानत 2 साल तक नहीं हो सकेगी। इसके खिलाफ भी गांधी जी सत्याग्रह करते हैं, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है जनरल डायर की और मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। गांधी जी को रोक दिया जाता है दिल्ली ट्रैवल करने से। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी अकर करता है। अमृतसर की बात है जब यहाँ पर जलियांवाला बाग में बैसाख मेला लगा हुआ था। यहाँ पर वहाँ के रहने वाले लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे और कुछ लोग बैसाख का मेला देखने के लिए। जनरल डायर जो है यहाँ पर एंट्री को ब्लॉक कर कर चारों तरफ से हमला बोल देते हैं और हज़ारों लोगों की जान जाती है। यह इंसिडेंट होता है 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। इसके बाद दिक्कतें और बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं 1919 में ही एक कमेटी गठित होती है जिसका नाम है खिलाफत कमेटी और जिसके यंग लीडर्स हैं मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब जो मोहम्मद अली और शौकत अली है वो डिमांड इस बात की कर रहे थे कि उनके जो खलीफा है यानी कि मुस्लिम्स के जो ट्रू लीडर हैं उनको उनका सम्मान दिया जाए एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर गांधी जी एक अच्छा मौका देखते हैं कि वो हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट कर सके। इसीलिए वो शुरुआत करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद द खिलाफत मूवमेंट। कांग्रेस 1920 में एक सेशन करती है कांग्रेस 1920 में एक सेशन करती है नागपुर में, जिसमें वो अडॉप्ट करती है नॉन कॉपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट को। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? सरेंडरिंग द टाइटल्स एंड हॉनररी पोस्ट, यानी कि जो भी टाइटल्स आपको ब्रिटिश सरकार से मिले हुए हैं उनको आप त्याग दें। दूसरा, बॉयकॉट कर दें सिविल सर्विसेज, आर्मी, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स को और रिप्लेस कर दें ब्रिटिश गुड्स को फ्रॉम द इंडियन गुड्स। अगर फिर भी हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की धमकी दी जाती है ब्रिटिश सरकार को। तो जब यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है उसमें हम देखते हैं किस तरीके से जो मूवमेंट है वो प्लेस करता है टाउन्स में, कंट्री साइड में या फिर प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। जैसा कि हम पहले देख पा रहे हैं यहाँ पर मूवमेंट्स इन द टाउन्स की बात की जा रही है। शहरों में हम देखते हैं जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर देते हैं,
गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ देते हैं, टीचर्स जो हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, लॉयर्स जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं और फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया जाता है, लिकर शॉप्स को लूटा जाता है, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सट मिल्स और हैंडलूम्स की जो पैदावार है वो इंक्रीज हो जाती है। हालांकि सभी जगह की प्रोविंसेस में इलेक्शंस को बायकॉट किया जाता है एक्सेप्ट मद्रास। ये रहा हमारा मूवमेंट इन द टाउन्स। आगे हम देखेंगे किस तरीके से जो कंट्री साइड है यानी कि गांव के जो इलाके हैं वहाँ पर इसको मूवमेंट को कैसे लिया गया। तो यहाँ पर जो किसान हैं वो डिमांड करते हैं रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू की। रेवेन्यू यानी कि उनको जो टैक्स देना पड़ता था अपनी ज़मीनों पर उसके कम होने की डिमांड करते हैं। दूसरा, अबॉलिशन ऑफ बेगार यानी कि बेगार सिस्टम को हटाया जाए। बेगार सिस्टम को हटाने का मतलब है यहाँ पर एक प्रैक्टिस चला करती थी बेगार, जिसमें लेबरर्स को विदाउट एनी पेमेंट वर्क करना पड़ता था अपने लैंडलॉर्ड्स या फिर ब्रिटिश सरकार के लिए। तीसरा है सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। जो लैंडलॉर्ड्स, जो ज़मींदार किसानों पर या फिर लेबरर्स पर अत्याचार कर रहे थे, उनके बायकॉट की बात की जाती है। अगर हम अवध की बात करें तो यहाँ पर एक लीडर है जिनका नाम है बाबा रामचंद्र, वो इस मूवमेंट को लीड करते हैं और हालांकि उसी समय जवाहरलाल नेहरू भी अवध में पहुँचते हैं और कोशिश करते हैं कि इस मूवमेंट को संगठित रखा जा सके। इसीलिए वो एक सभा भी बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं औध किसान सभा। आगे हम देखेंगे इसी के चलते आंध्र प्रदेश गुडम हिल्स में हमें एक इम्पॉर्टेंट लीडर या प्रोमिनेंट लीडर देखने को मिलते हैं जिनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू अपने आप को एक डिवाइन सोल बताते हैं और वो कहते हैं कि हमें खादी का इस्तेमाल कर कर ड्रिंकिंग वगैरह या गलत तरीक़ों को छोड़ देना चाहिए। हालांकि वो गांधी जी को प्रेज़ भी करते हैं, लेकिन उनके तरीक़ों में वायलेंस भी शामिल होता है और वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर कर स्वराज को पाना चाहते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स आप समझ सकते हैं, पहाड़ों के पीछे छुप के या किसी भी चीज़ के पीछे छुप के किसी दूसरी सेना पर वार करना, जिसका इस्तेमाल मराठास किया करते थे। और अंत में 1924 आते आते अलूरी सीताराम राजू जो है वो पकड़े जाते हैं, एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए एक हीरो बनकर रह जाते हैं। लास्ट जो स्ट्रैंड है इसमें वो है प्लांटेशन वर्कर्स का। प्लांटेशन वर्कर्स को मनाही थी मूवमेंट की फ्रॉम देयर प्लांटेशन प्लेसेस अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। हालांकि जब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि अब वो आज़ाद हो सकते हैं और वो इसी के चलते अपने विलेजेस तक मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में पकड़ लिया जाता है और ब्रूटली मारा जाता है या उनके साथ पिटाई की जाती है। लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िद नॉन कोऑपरेशन को लेकर नहीं छोड़ते हैं और नारे लगाते हैं स्वतंत्र भारत के। जब ऐसे इंसिडेंट बढ़ने लगे, जब हमारे हिंदुस्तानी भाई को मारा जाने लगा, तब गांधी जी देखते हैं कि यहाँ पर जो मूवमेंट है एक वायलेंट स्टैंड की तरफ जा रहा है और अंत में 4 फेब 1922 में होता है चौरी चौरा कांड, जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। चौरी चौरा कांड में कई सारे पुलिसमैन को जो इंडियंस हैं वो आग लगा देते हैं, जिसके चलते यहाँ पर सत्याग्रही को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, उनके साथ वायलेंट तरीके से पेश आना शुरू कर देते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं 1920s में 2 फैक्टर्स के चलते इंडियन जो पॉलिटिक्स है वो शेप्ड होती है। जैसे कि पहला है जिसमें इकोनॉमिक डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, और दूसरा है हमारे पास एग्रीकल्चर जो प्राइसेस है वो फॉल हो जाते हैं। अब इसी के चलते हिंदुस्तान में काफ़ी टर्मोइल देखने को मिलता है। हालांकि जो ब्रिटिश सरकार है वो इसको संभालने की कोशिश करती है और यहाँ पर एक साइमन कमीशन भेजी जाती है। साइमन कमीशन के जो हेड हैं वो है जॉन साइमन, और यहाँ पर जो साइमन कमीशन है वो अपना ऑब्जेक्टिव लेकर आती है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना सके या फिर एक सिस्टम फ्रेम कर सके जिस पे इंडिया जो है वो वर्क करेगा। हालांकि साइमन कमीशन में कोई भी हिंदुस्तानी ना होने के कारण हिंदुस्तानी उसका विरोध करते हैं और साइमन गो बैक के नारे लगाते हैं। साइमन कमीशन विड्रॉ कर ली जाती है। यहीं पर अब शुरुआत होती है दोबारा से मूवमेंट की, जब डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज को रखा जाता है। लॉर्ड आयरविन यहाँ पर वायसरॉय हैं इंडिया के, और वो कांग्रेस को एक आश्वासन देते हैं कि वो इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देंगे।
डोमिनेंट स्टेटस, यानी कि इंडिया जो है अपने हिसाब से रूल कर सकेगा, लेकिन ओवरहेड जो अथॉरिटी रहेगी वो ब्रिटिशर्स की ही रहेगी। 1929 में लाहौर में कांग्रेस एक सेशन करती है और फॉर्मलाइज करती है अपनी डिमांड पूर्ण स्वराज के लिए, जिसमें वो स्टैब्लिश करती है 26 जनवरी 1930 एज एन इंडिपेंडेंस डे। आगे गांधी जी डिमांड रखते हैं कि अगर पूर्ण स्वराज नहीं दिया गया तो हम एक और नया आंदोलन या एक ऐसा मूवमेंट करेंगे जो कि पूरे देश भर में होगा। और वो देखते हैं लोगों को यूनाइट करने के लिए सॉल्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी लॉर्ड आयरविन को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो अपनी 11 डिमांड्स प्रेजेंट करते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट डिमांड ये भी थी कि वो सॉल्ट टैक्स को ब्रिटिश सरकार जो है वो हटा ले। हालांकि जो आयरविन है वो इस बात को सीरियसली नहीं लेता है और 12 मार्च 1930 को गांधी जी एक मार्च की शुरुआत करते हैं साबरमती आश्रम से टिल टू डांडी तक। डांडी क्या है? कोस्टल एरिया है गुजरात का। वहाँ तक वो अपनी मार्च को जारी रखते हैं विद 78 फॉलोअर्स और 12 मार्च से शुरू की गई जो एक मार्च थी वो ख़त्म होती है 6 अप्रैल को, जब गांधी जी पहुंचते हैं डांडी और सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं जब वो नदी के किनारे नमक बनाते हैं। अब यहीं से मूवमेंट शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस का। इसमें क्या क्या किए गए, क्या क्या चीज़ें की गई, जिसमें से पहला है फॉरेन क्लोथ्स वर बायकॉटेड, पेजेंट्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस एंड चौकीदारी टैक्सेस। तीसरा, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड। चौथा है फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड लॉज, यानी कि जो भी नियम थे, कानून थे जंगलों को लेकर या ट्राइबल पीपल्स को लेकर, उसको वायलेट किया जाता है। कपड़ों को जलाया जाता है, बॉयकॉट किया जाता है ब्रिटिश गुड्स को, और कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी रिज़ाइन कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बड़े रूप में औरतों और बच्चों को मारा जाता है। तकरीबन 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और एक प्रोमिनेंट लीडर अब्दुल गफर खान भी अरेस्ट किए जाते हैं। इसी को देखकर गांधी जी आयरविन पैक्ट साइन करते हैं वायसरॉय आयरविन के साथ और 5 मार्च 1931 को वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी कॉल बैक कर लेते हैं और हिस्सा लेने की बात करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। हालांकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन किसी काम का नहीं होता है। जहां फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस द्वारा ठुकरा दिया गया था, वहीं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। गांधी जी वापस आकर इस मूवमेंट को रिलॉन्च करने की बात करते हैं और वो इसको रिलॉन्च भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1934 आते आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो अपनी मोमेंटम खो देता है। हालांकि अंत में हम देखते हैं किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं इस मूवमेंट को लेकर। जो अमीर किसान थे, पाटीदार गुजरात के, जाट उत्तर प्रदेश के, वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपनी एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, जैसे कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में और फिक्की 1927 में। वुमेन्स जो है वो इंस्पायर्ड होती हैं महात्मा गांधी से और वो एक सैक्रेड ड्यूटी मानती हैं अपने देश के प्रति कि वो इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। हालांकि शहर में हाई कास्ट घरों की औरतें इस आंदोलन में हिस्सा लेती हैं और रूरल एरियाज़ में यानी कि विलेजेस में रिच या फिर अमीर किसानों के घरों से जो औरतें आती हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं। अब लिमिट्स की अगर हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो वो हमें 2 वजह से देखने के लिए मिलती है। पहली है दलित्स और दूसरा है हमारे पास हिंदू मुस्लिम क्लैशेस। अगर हम दलित्स की बात करें तो यहाँ पर 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन फॉर्म की गई दलित्स की मांग उठाने के लिए। इसी के बाद वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्ट लेते हैं ताकि वो यहाँ पर डिमांड रख सकें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। हालांकि गांधी जी इस बात से राज़ी नहीं होते हैं और वो अमर अनशन पर बैठ जाते हैं, यानी कि फास्ट अनटू डेथ पर। इसी के चलते यहाँ पर गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन होता है पूना पैक्ट सितंबर 1932 में और दलित्स को मिलता है रिजर्वेशन। बात करें हिंदू मुस्लिम क्लैशेस की, तो यहाँ पर अब
मुस्लिम्स जो हैं बहुत ही कम पार्ट लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्योंकि वो पहले एक बार देख चुके हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो था वो अनसक्सेसफुल रहता है। इसके अलावा जो कांग्रेस का सपोर्ट था वो ज़्यादा रहता है हिंदू महासभा की ओर। इसकी वजह से भी कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन जो कि मुस्लिम्स थी इसमें पार्ट नहीं लेना चाहती। हालांकि 1913 में मोहम्मद इकबाल प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखते हैं मुस्लिम्स के लिए भी। लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कलेक्टिव बिलोंगिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम समझते हैं इस बात से कि कैसे इस देश को एक रखा गया। उसके लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे कि पहला है वंदे मातरम। वंदे मातरम हम सभी के दिलों से बहुत करीब है। इसको बनाया गया 1870 में बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एज अ हिम टू द मदरलैंड। इसके अलावा वंदे मातरम को इंक्लूड भी किया उन्होंने अपनी नोवेल आनंद मठ में, और कई सारी जगह जहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चले इसको गाया भी गया। एग्जाम्पल के लिए स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। नेक्स्ट इज द पेंटिंग ऑफ भारत माता। भारत माता की जो पेंटिंग है वो फर्स्टली क्रिएट की गई अगेन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इन 1970s, लेकिन इसको फर्स्टली पेंट किया गया है बाय अवनींद्र नाथ टैगोर। आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो नजर आती है हमें काम, कंपोस्ट, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। लास्टली हमारे पास है हमारा नेशनल फ्लैग। जो नेशनल फ्लैग आज हम देखते हैं इसका इतिहास कई साल पुराना है। जैसे कि सबसे पहले जो फ्लैग बनाया गया वो एक ट्राई कलर फ्लैग था, रेड, ग्रीन और येलो कलर में। इसके अलावा उसमें 8 लोटस स्ट्रिप्स भी थी विद अ क्रिसेंट मून। 8 लोटस स्ट्रिप्स प्रेजेंट करती थी यहाँ के प्रोविंसेस को, और जो क्रिसेंट मून था वो प्रेजेंट करता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। हालांकि 1921 में गांधी जी डिज़ाइन करते हैं हमारा स्वराज फ्लैग, जिसके कलर होते हैं रेड, ग्रीन एंड वाइट, जिसमें बीच में होता है चरखा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होते हैं। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड लास्टली कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सभी ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो महात्मा गांधी प्ले करते हैं, क्योंकि वो इस मूवमेंट को एक डायरेक्शन या फिर एक दिशा प्रदान करते हैं। लास्टली हमारे पास कुछ डेट्स और मैप्स है। मैप को अगर आप अच्छे से पढ़ देंगे तो आप आसानी से अपने 3 मार्क्स सेव कर सकते हैं। हमारे पास है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे कि पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, व्हाई वाज इट अपोज्ड बाय इंडियंस। ये क्वेश्चन आप आसानी से पीडीएफ के थ्रू आंसर कर सकते हैं। और बाकी सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास जो है वो आप देख पा रहे होंगे कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर एक क्वेश्चन जो है या तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से है या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से है। तो हालांकि क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन टॉपिक वही रहेगा। तो टॉपिक से रिलेट करने के लिए आपको टॉपिक के कुछ कीवर्ड्स लर्न होने चाहिए ताकि आप उस आंसर को आसानी से लिख सकें। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।